बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ 132 लेक्चर 35 इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर फंक्शंस। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एग्जांपल नंबर 3। इफ r of t is equal to 5t square I plus tj minus tqk, then show that r cross d square r over dt square dt is equal to minus 52 I plus 400j minus 40k। इसमें बड़े गौर से देखें कि काफ़ी चीज़ें वो कैलकुलेट करवा रहा है आपसे। पहले तो आप देखते हैं कि आपको एक वेक्टर फंक्शन दिया हुआ है आर की फॉर्म में, और उसके ऊपर वेक्टर का सिंबल भी लिखा हुआ है, जिससे ये पता चल रहा है कि ये वेक्टर है। तो लुक एट हेयर, वेक्टर फंक्शन इज गिवन टू यू आर ऑफ टी, और स्ट्रेट वे आपसे इंटीग्रेशन नहीं करवा रहा, आपको कहता है जी आप पहले डी स्क्वेयर आर ओ डी टी स्क्वेयर मालूम करें। यानी पहले सिंगल डेरिवेटिव डी आर ओ डी टी, देन इट्स सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वेयर आर ओ डी टी स्क्वेयर, एंड देन टेक इट्स क्रॉस प्रोडक्ट आर क्रॉस डी स्क्वेयर आर ओ डी टी स्क्वेयर, एंड देन इंटीग्रेट फ्रॉम 1 to 3। तो जो क्वेश्चन में दिए हुए स्टेप्स, उनको देखते हुए हम इंटीग्रेशन करेंगे। और थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि इंटीग्रेशन के रूल्स वही हैं जो हम कैलकुलस में यूज़ करते आए हैं। इंटीग्रेशन एज इट इज़ ही होगी जो कैलकुलस में होती थी, जहाँ आई जे के जो हैं ये कांस्टेंट वेक्टर्स हैं, और इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट के साथ ट्रीटमेंट होता है इनके साथ भी वही होगा। तो एक चीज़ तो ये है कि जब आप ये जो वेक्टर आर है इसका सिंगल डेरिवेटिव लेंगे तो वो भी एक वेक्टर होगा, डबल डेरिवेटिव लेंगे वो एक वेक्टर होगा, और आर की क्रॉस प्रोडक्ट जब डबल डेरिवेटिव के साथ लेंगे तो वंस अगेन वो एक वेक्टर होगा। और वेक्टर की जब इंटीग्रेशन करते हैं तो आंसर वेक्टर ही आता है, इसीलिए ये आपके पास आंसर जो है वेक्टर की फॉर्म में आएगा। नाउ वी प्रोसीड टू गेट दिस आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल r is given to you, taking first derivative as you know, dr over dt क्या आ जाएगा, 5 वैसे का वैसे रहा, 2t का डेरिवेटिव आएगा, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2t, 5t स्क्वायर का डेरिवेटिव बन जाएगा 10t, and I will remain as it is being a constant. Similarly, the derivative of t will be 1 and j will remain as it is being the constant. Finally, the derivative of t cube will be equal to minus 3t square, and once again k is kept as it is because it is also constant. Now once again taking the second derivative, the derivative of 10t will be 10 and I is kept as it is, and here we have sole constant j, its derivative will become 0, and the derivative of 3t square is equal to 6t, तो k as it is रह गया। तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम किया। आप चेक करते हैं कि हमने पहले ये फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट किया, सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट किया, और अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि r क्रॉस डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर फाइंड करें। तो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड r क्रॉस डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर by taking the cross product. As you know, the cross product of two vectors is always equal to the determinant of 3 by 3 determinant, in which first row is ijk, second row contains the components of first vector. तो आप r आपका पहला वेक्टर है, इस वक्त r की कंपोनेंट्स आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपके पास r की कंपोनेंट्स जो हैं 5t स्क्वायर है, तो वो यहाँ पे 5t स्क्वायर लग गया। फिर r की जो सेकंड कंपोनेंट है वो t है प्लस t, तो यहाँ प्लस t लग गया। एंड लुक एट द थर्ड कंपोनेंट ऑफ r, दैट इज माइनस टी क्यूब, तो ये माइनस टी क्यूब लग गया। उसके बाद आपको पता है कि हमें चाहिए डी स्क्वेयर आर ओवर डी टी स्क्वेयर, डी स्क्वेयर आर ओवर डी टी स्क्वेयर। तो डी स्क्वेयर आर ओवर डी टी स्क्वेयर की पहली कंपोनेंट है 10, तो यहाँ पे 10 लग गया।
इसी तरह अगर आप डी स्क्वेयर आर और डी टी स्क्वेयर की सेकंड कंपोनेंट देखें तो सेकंड कंपोनेंट आपकी डी स्क्वेयर और डी टी स्क्वेयर में यहाँ है ही नहीं है कुछ, जे का कोएफिशिएंट कुछ है ही नहीं, तो दैट इज कंसिडर्ड एज जीरो। एंड फाइनली the third component of d square or dt square is minus 6t. That's why here we have placed minus 6t. Now expanding the determinant, we have as you know we expanded by first row or by any row, but you have learned expanding by first row in the first year class. So therefore expanding by first row we have minus 6t square I minus minus 30t cube plus, ये एक्सपेंशन का भी आपको याद होगा कि व्हेन वी प्लेस हियर आई देन किसको किसके साथ मल्टीप्लाई कराना होता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस करके, तो माइनस 6t स्क्वायर रह जाएगा। और फिर जब आप जाते हैं माइनस जे लिखते हैं, माइनस जे लिखने के लिए आपने किसको किसके साथ मल्टीप्लाई, ये कॉलम छोड़ देना होता है, इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे और इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, ये माइनस जे के लिए। और फिर जब आप के लिखेंगे तो के के लिए आप ये छोड़ देंगे, तो फिर आप क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे और माइनस करके इसको इसके साथ। तो ये प्रोसेस मुकम्मल करने से हमारे पास आ जाता है माइनस 6t स्क्वायर आई माइनस माइनस 30t क्यूब प्लस 10t क्यूब जे माइनस 10t के। तो थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई कर सकें तो माइनस 6t स्क्वायर आई प्लस 20t क्यूब जे माइनस 10t आता है। इसके बाद आप देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप हमारे इसकी इंटीग्रेशन करनी, तो इंटीग्रेशन करते हैं अगले 1 2 3 आर क्रॉस डी स्क्वायर आर और डी टी स्क्वायर। 1 2 3 आर क्रॉस डी स्क्वायर आर और डी टी स्क्वायर हमने मालूम किया है माइनस 6t स्क्वायर आई प्लस 20t क्यूब जे minus 10t k. Now look at here, what will happen when we integrate this thing, minus 6t square I being constant is kept as it is, and we just have to integrate this minus 6t square. तो क्या आ जाएगा भला, ये आएगा minus 6t क्यूब ओवर 3, माइनस 6 वैसे ही पड़ा रहेगा, टी स्क्वेयर की निशान आएगी t क्यूब ओवर 3 और वो 3 उसको काट के माइनस 2t क्यूब बन जाएगा। सिमिलरली इसकी क्या आएगी 20t4 ओवर 4, इसकी क्या आएगी माइनस 10t स्क्वायर ओवर 2। तो हम देखते हैं आंसर इसका वही आ गया, ये आना था माइनस 6t क्यूब ओवर 3, वो 2 रह गया, 20t क्यूब ओवर 4 वो 5t रह गया। और इसी तरह आपके पास अब आपने फाइनल वैल्यू, ये आपके पास एलिमेंट की इनिशियल वैल्यू है और ये आपके पास फाइनल वैल्यू। डेफिनेट इंटीग्रल में आपको याद होना चाहिए कि पहले हम फाइनल वैल्यू पुट करते हैं, फिर माइनस करके लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट। दिस इज लोअर लिमिट, 1 इज लोअर लिमिट एंड 3 इज अपर लिमिट। तो आप अपर लिमिट पुट करते हैं टी की जगह, तो ये देखें आपका जो माइनस 2t है वो रह जाएगा एज इट इज, माइनस 2t एज इट इज, ये माइनस 2 तो एज इट इज रह गया। तो t की जगह आपने पुट किया 3, फिर t की जगह 3, यहाँ भी t की जगह 3, फिर ये माइनस करके लोअर लिमिट t की जगह 1, t की जगह 1 और t की जगह 1। जब आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको तो माइनस 54i प्लस 405j माइनस 45k, और फिर आपके पास आ जाता है ये लोअर लिमिट। अब इसको सिंप्लीफिकेशन इसकी करें तो माइनस 52i प्लस 400j माइनस 40k आता है। तो हम ज़रा पीछे चलते हैं, तो उसमें आप देखते हैं कि हमें फाइंड करने के लिए, प्रूव करने के लिए शायद ये कहा गया था और वो प्रूव हो गया, माइनस 52i प्लस 400j माइनस 40k। Next example is determine a vector function
look at determine a vector function which has what thing it has. This thing is the derivative of the function who is required. Look at determine a vector function which has this as its derivative, यानी ये उस फंक्शन का डेरिवेटिव है, जो फंक्शन आपने मालूम करना है ये उसका डेरिवेटिव है। और एक चीज़ और दी हुई है, और वो क्या चीज़ दी हुई है, वो ये कह रहा है कि एंड आई प्लस जे प्लस के एज वैल्यू एट टी, ये फंक्शन की वैल्यू है, डेरिवेटिव की नहीं है। तो हम फिर क्या करते हैं, हम फंक्शन मालूम करने के लिए अज्यूम कर लेते हैं, फंक्शन मालूम करना है जिसका डेरिवेटिव ऐसा, यानी क्वेश्चन ये है ऐसा फंक्शन मालूम करें जिसका डेरिवेटिव ये दिया हुआ है और जिसकी वैल्यू जो है वो आपके पास ये है जब t इज इक्वल टू पाई हो। तो चूंकि फंक्शन फाइंड करना है तो हम सपोज कर लेते हैं कि फंक्शन एफ ऑफ टी, लेट एफ ऑफ टी बी द रिक्वायर्ड फंक्शन, देन बाय द गिवन कंडीशंस, पहली कंडीशन तो ये है कि उसका डेरिवेटिव ये है, तो एफ डैश टी क्या हो जाएगा, 3 cos 3 ti प्लस 3 sin 3 tj प्लस 4k इट इज गिवन, एंड एफ ऑफ पाई, एफ ऑफ पाई टी की जगह पाई पुट करें इसी फंक्शन, इस फंक्शन में ओरिजिनल फंक्शन जो इसने अभी मालूम करने के लिए लिखा हुआ है, एफ ऑफ पाई इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, जो फंक्शन हमने फाइंड करना है उसमें टी की जगह पाई पुट करें तो वो आंसर दिया आई प्लस जे प्लस के। तो मैं फिर रिपीट करता हूँ कि क्वेश्चन में तीन चीज़ें जो आपको, दो चीज़ें दी हुई हैं कि ऐसा फंक्शन फाइंड करें जिसका डेरिवेटिव ये है, जिसकी वैल्यू ये एट टी इज इक्वल टू पाई, वो डाटा हमने उस क्वेश्चन को देख के लिख लिया। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसका डेरिवेटिव खत्म करने के लिए इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, और जब आप इंटीग्रेशन करेंगे इसकी तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आएगा। तो अब इसको जब इंटीग्रेट करते हैं तो एफ ऑफ टी रहता है। अब ये ज़रा यहाँ से देखना पड़ेगा आपको कि कॉस 3t की इंटीग्रेशन क्या होगी मेरे पास, cos 3t की इंटीग्रेशन होगी sin 3t ओवर 3, वो नीचे वाला 3 इसके साथ फिर कट जाएगा। इसी तरह sin 3t की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस cos 3t ओवर 3, और वो नीचे वाला 3t इसके साथ कट जाएगा। तो ये 4 है तो 4 की इंटीग्रेशन आ जाएगी 4t, आई जे के अपनी जगह पे रहेंगे। और जैसे मैंने कहा इंटीग्रेशन करने के बाद आपके पास क्या आना है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आना है, वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वेक्टर होगा। हमारी जो आम हम कैलकुलस की इंटीग्रेशन करते हैं तो वहाँ वेक्टर नहीं होता, वहाँ अगर एफ ऑफ एक्स होता है और इसकी इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी लगा देते हैं। लेकिन यहाँ इस मसला ये है कि जो हम जिस चीज़ की इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो वेक्टर है, इसलिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी वेक्टर की फॉर्म में ही आएगा। अब आगे चलते हैं ज़रा, तो उसकी वैल्यू टी इज इक्वल टू पाई अगर हम पुट करते हैं 3 में तो फिर एफ ऑफ पाई इज इक्वल टू दिस हो जाता है। ये राइट साइड पे जहाँ जहाँ टी था वहाँ मैंने 3, वहाँ मैंने पाई पुट कर दी, और लेफ्ट साइड पे भी आपने टी की जगह पाई पुट कर दी। तो एफ ऑफ पाई आपके पास आ गया, कॉस 3 पाई 0 होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई जब कॉस के एंगल में आ जाए तो वो 0 बनता है। ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई इंटीजर है ना, 3 इंटीजर है और पाई के साथ मल्टीपल हो गया, इसको हम कहेंगे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। when this appears in angle of the sine it will become 0, बट cos 3 पाई जो है वो -1 के इक्वल होगा। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई जब होता है cos का तो वो फिर आपके पास नेगेटिव -1 आता है। इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो तो cos के एंगल में पड़ जाए तो पॉजिटिव 1 होता है। तो आपके पास ये cos 3 पाई जब आपके पास लेते हैं तो -1 होता है, दैट इज 4 पाई, and keeping 4c as it is. Now as you know the value of f of pi is given to you, that's why जब आप इसमें पुट करते हैं एफ ऑफ पाई की वैल्यू जो कि आपको दी हुई है आई प्लस जे प्लस के, और राइट हैंड साइड आपके पास यही है, वो उधर वैसी की वैसी रह जाएगी। अब आप गौर करें कि हमारे पास यहाँ ये होगा कि जे तो दोनों तरफ हो जाएगा कैंसिल, और आई यहाँ है
और राइट साइड पे यहाँ से सी निकाल दीजिए तो कैंसिल हो गया, तो सी निकालना है आपने, तो 4 पाई के आप लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, ये वाला 4 पाई के जो है वो आप लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, तो आपके पास वेक्टर सी की वैल्यू निकल आएगी। तो सी वेक्टर आपके पास क्या आ जाता है, i+1 - 4 पाई के। तो इस कांस्टेंट वेक्टर सी को दोबारा हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट करते हैं, पुटिंग दिस वैल्यू इन 3, सॉरी इसमें को 3 में पुट करना है, पीछे रह गई हुई है इक्वेशन 3, उसमें पुट करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू sin 3ti - cos 3tj +4tk i+1 - 4 पाई के। अब इस तरह भी रहने देते हैं, लेकिन वेक्टर को हम आई जे के एक ही दफ़ा लिखते हैं, तो फिर आप इसको एक ही दफ़ा लिखने के लिए कंबाइन कर सकते हैं। तो वो आ जाता है आपके पास cos 1 + sin 3ti - cos 3j +4t + 1 - 4 पाई के। तो ये आपके पास एफ ऑफ टी जो आंसर था वो आ गया। तो हमने यहाँ से सिर्फ इतना ही देखा है कि इंटीग्रेशन का प्रोसीजर वही है जिस तरह आम इंटीग्रेशन हम करते हैं, सिर्फ वेक्टर के इंटीग्रेशन होने की वजह से आंसर भी वेक्टर में आएगा, और इंटीग्रेशन के रिजल्ट में जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है वो भी हमारे पास क्या आता है, वो वेक्टर की फॉर्म में ही होता है। फिर जो इनिशियल कंडीशन, उसमें जो भी कंडीशन दी हुई हैं उन कंडीशंस को अप्लाई करके हम वैल्यू मालूम कर लेते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।